हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर सेकेंड ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट को कवर करेंगे, जिसके अंदर सेक्शन 5 to 8 तक कवर होते हैं। सेक्शन 5 बात करता है रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड मैरिज, इसेंशियल कंडीशंस ऑफ द वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज की इसेंशियल कंडीशन क्या है? फर्स्ट मेन कंडीशन क्या है कि बाइगेमियस मैरिज नहीं होनी चाहिए। बाइगेमियस मैरिज क्या है? डिक्लेयर कर देंगे उसको एज अ वर्ड। अगर किसी पर्सन ने किसी एक लिविंग स्पाउस है, उसका लिविंग स्पाउस के होते हुए सेकंड मैरिज परफॉर्म करता है, इन दैट केस जो उसकी सेकंड मैरिज है उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ वॉइड मैरिज। अब मैरिज के भी डिफरेंट टाइप होते हैं: मोनोगेमियस मैरिज, बाइगेमियस मैरिज, पॉलीएंट्री मैरिज एंड पॉलीगेमियस मैरिज। अब मोनोगेमी मीन्स एक लिविंग पर्सन एक लिविंग मेल एक लिविंग फीमेल से मैरिज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोगेमियस मैरिज। बाइगेमियस मैरिज लिविंग स्पाउस के होते हुए दूसरे किसी पर्सन से मैरिज करना, वो बाइगेमियस मैरिज के अंदर कंसीडर करता है। एंड सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है वॉइड। नेक्स्ट आता है पॉलीगेमियस मैरिज। पॉलीगेमियस मैरिज क्या होता है? पॉलीगेमियस मैरिज के अंदर अगर एक मेल क्या करता है, डिफरेंट मैरिजेस परफॉर्म करता है, मीन्स दो से ज़्यादा मैरिजेस को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगेमियस मैरिज बोलते हैं। बट इन द केस ऑफ द पॉलीएंट्री मैरिज, इसमें एक फीमेल क्या कर रही है, एक फीमेल डिफरेंट मेल से क्या कर रही है, नंबर ऑफ मेल से क्या कर रही है, मैरिज को परफॉर्म कर रही है। इन दैट केस जो मैरिज कंसीडर होगी वो एज अ पॉलीएंट्री मैरिज कंसीडर की जाएगी। ओके, अब हमारी ये कंडीशंस दी हुई हैं कि बाइगेमियस मैरिज को क्या कर दिया, वर्ड डिक्लेयर कर दिया एंड परमिट किया कि पर्सन क्या है, सिर्फ मोनोगेमियस मैरिज को ही परफॉर्म कर सकता है हमारे हिंदू लॉ के अंदर। ठीक है, अब आता है अगर पर्सन क्या करता है कि ये मैरिज बाइगेमियस मैरिज को परफॉर्म करता है, तो उसको सेक्शन 11 के अंदर इसको क्या किया गया, एक पेनल ऑफेंस सेक्शन 11 के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया वॉइड, एंड सेक्शन 17 के अंदर उसको क्या पेनल ऑफेंस बना दिया। और पर्सन क्या होगा, 494 एंड 495 आईपीसी के अंदर उसको पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी अगर वो बाइगेमियस मैरिज को परफॉर्म करता है। 11 के अंदर मैरिज को वर्ड डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा ये मैरिज का हो गया। और एक इस केस में आता है अगर बाइगेमियस मैरिज है, बाइगेमियस के मैरिज के अंदर जो इसके ऊपर हम स्टे लेते हैं, पर्सन क्या है, जो फर्स्ट वाइफ है, जो उसकी वैलिड वाइफ है, वो क्या कर सकती है, सीपीसी के अंदर सेक्शन 9 के अंदर एंड रीड विद सेक्शन 34 ऑफ द एसआरए, उसके अंदर वो इसकी मैरिज को डिक्लेयर करवा सकती है एज ए नल एंड वॉइड। ओके, ये एक मेन पॉइंट था इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेंटल कैपेसिटी से रिलेटेड। मेंटल कैपेसिटी के अंदर आता है पर्सन क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द मैरिज, साउंड माइंड होना चाहिए। वो पर्सन क्या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं होना चाहिए, मीन्स वो ल्यूनेटिक इडियट वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जो कंडीशन ये जस्ट बिफोर द मैरिज होनी चाहिए, मैरिज के बाद इस कंडीशन को कोई नीड नहीं है, एंड इन दैट केस जो ये मैरिज होगी वो कंसिडर की जाएगी एज अ वर्डेबल मैरिज। यहाँ पर मैरिज क्या कंसिडर होगी, वर्डेबल मैरिज। सेकंड पॉइंट आता है इसमें वैलिड कंसेंट देने के लिए, वो है वैलिड कंसेंट दे सकता है, बट वो क्या कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर आ रहे हैं और उसके अंदर क्या है, वो प्रोक्रिएशन मतलब चिल्ड्रन क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, वो कैपेबल नहीं है आगे मैरिज को फर्दर मतलब आगे प्रोसीड करने के लिए। इन दैट केस जो मैरिज होगी वर्डेबल कंसिडर की जाएगी। अगर उसको क्या इंसेनिटी के अटैक होते हैं, तो इस केसेस में भी क्या मैरिज को वर्डेबल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एपिलेप्सी का वर्ड था, एपिलेप्सी को 1999 अमेंडमेंट के अंदर उसको रिपील कर दिया गया। ओके, अब इसमें सर्टेन कंडीशंस आती है। ये बोला बिफोर मैरिज से पहले होनी चाहिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, देन आता है एज फैक्टर। थर्ड मेन पॉइंट है एज फैक्टर। अब एज फैक्टर में क्या था, पहले चाइल्ड रिस्टेंट एक्ट था 1929 का। ठीक है, इसके अंदर जो एज फैक्टर दिया हुआ था, 15 एज दी हुई थी गर्ल की एंड 18 एज दी हुई थी बॉय की। ठीक है, इस केस में बोला कि मतलब इतने इतने पर्सन है, 15 की गर्ल है 18 का बॉय है, तो मैरिज परफॉर्म हो सकती है। चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट था 1929 का था। ठीक है, ओके। अब बट इन केसेस में क्या होता था, गार्डियन के कंसेंट चाहिए होती थी, बट आफ्टर अमेंडमेंट हुई इसमें 1726 में, इसके अंदर 1978 में इसके अंदर अमेंडमेंट हुई, 1978 में अमेंडमेंट हुई थी। ओके, इसमें अमेंडमेंट करके जो गर्ल की एज है, मीन्स ब्राइड की एज है, उसको 18 कर दिया गया एंड जो ब्राइड ग्रूम की एज है उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया। तो इस केस में अब जब वो मेजर हो गए, मेजर होने के बाद क्या हो गया, गार्डियन के कंसेंट की यहाँ पर कोई नीड नहीं हुई। तो इसके चलते हुए सेक्शन 6 था तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट का, इसको भी रिपील कर दिया गया। वो सेक्शन 6 हमारा गार्डियनशिप से रिलेटेड बात करता था, जब जहाँ पर गार्डियन क्या करते थे, कंसेंट देते थे जब मैरिज परफॉर्म होती थी
गर्ल और बॉय के बीच में। ओके, तो यहाँ पर एज फैक्टर को क्या कर दिया, गर्ल की होनी चाहिए हमारी 18 एंड ब्राइड ग्रूम की एज होनी चाहिए 21 ईयर्स ऑफ एज। ओके, देन आता है अगर इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, वो पूरा फुलफिल नहीं करते, इन दैट केस जो मैरिज होगी कंसीडर की जाएगी वॉइडेबल, क्योंकि यहाँ पर अगर कस्टम आ जाता है। बट इन केस ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो मैरिज को कंसीडर किया जाएगा एज अ वॉइड मैरिज। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी मेंटल फैक्टर हो गया, एंड देन आएगा मेंटल स्पिंडर रिलेशनशिप। स्पिंडर रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई पर्सन मैरिज करता है, इन दैट केस भी वॉइड कंसीडर की जाएगी। अगर कस्टम परमिट करता है, उसको अलाउ करता है, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आएगा। अब जो मैरिज है, मैरिज का जो मेन कंसेप्ट है, जो लेजिटिमेसी है चाइल्ड की, वो हम यहाँ से कंसीडर करते हैं। अगर वैलिड मैरिज कंसीडर होगी, ठीक है, वैलिड मैरिज सोलेमनाइज होगी, दो पर्सन के बीच में, बॉय और गर्ल के बीच में वैलिड मैरिज होगी, तभी जो उसका चाइल्ड है उसको एज अ लेजिटिमेट कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, वेट, कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा कि मैरिज वैलिड है या फिर मैरिज वॉइड है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा जो पिटिशनर होगा, जो असर्ट कर रहा है कि जो ये वैलिड मैरिज है, जो असर्ट कर रहा है कि ये वैलिड मैरिज नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर होगा, जो पिटिशनर होगा, मेनली बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। उसको पहले अपने कंडीशंस को प्रूफ करना पड़ेगा। सेक्शन 6 हो गया हमारा गार्डियनशिप के अंदर को गार्डियनशिप जो गार्डियंस थे, जो उनको कंसेंट देनी पड़ती थी जब एज फैक्टर 15 एंड 18 था, ठीक है। इसको रिपील कर दिया गया क्योंकि अमेंडमेंट हुई 1978 में। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर बोला सेरेमनीज। जो सेरेमनीज हैं, सेरेमनीज अगर जो दी हुई हैं, लाइक जहाँ पर सप्तपति है, तो हमको वहाँ पर 7 स्टेप लेकर अराउंड द फायर, ठीक है, उसके अराउंड में तो जो मैरिज है उसको वैलिड कंसीडर किया जाएगा। बट जिसके अगर इस कंडीशन को फुलफिल ना करके अगर किसी के पर्सनल सेरेमनीज़ है, पर्सनल रिचुअल्स हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर भी मैरिज जो है वैलिड कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 8 हमारा रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 8 के अंदर आता है रजिस्ट्रेशन। स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैरिज के, एंड स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उन रूल्स को रखेगी। स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखेगी। स्टेट लेजिस्लेचर रूल्स बनाएगी, बताएगी कि स्टेट के अंदर कि इन कंडीशंस को फुलफिल करना मतलब नेसेसरी है और किन के अंदर नहीं है। अगर कोई पर्सन नहीं करता है, जहाँ पर ये कंपलसरी है, तो वहाँ पर उनको पेनलाइज किया जाएगा। 25 रुपीज़ फाइन दिया हुआ है इसके अंदर। एंड इफ़ ये अगर पर्सन ने रजिस्टर नहीं करवाया है मैरिज को, तो वहाँ पर मैरिज वॉइड डिक्लेयर नहीं होगी। इन दैट केस एक आती है मैरिज, इसमें के अंदर कंसीडर वॉइड नहीं होगी, वैलिड कंसीडर की जाएगी अगर रजिस्टर नहीं करवाया। होप यू विल लाइक।